आज के इस विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जो अक्सर चर्चा में रहती है और विवादों में भी। रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। हमें इसका एक हिंदी रिव्यू मिला है और हम उसी के जरिए इस किताब की दुनिया में मतलब गहराई में उतरेंगे। ये किताब, जैसा नाम से ही लगता है, शक्ति या सत्ता को समझने और उसका इस्तेमाल करने के 48 नियम बताती है। लेखक ने इतिहास के पन्नों से सफल असफल नेताओं, रणनीतिकारों की कहानियों से ये नियम निकाले हैं, ऐसा कहा जाता है। रिव्यू का एक सेंट्रल आइडिया है जो शुरू में ही ध्यान खींचता है। या तो आप शक्ति के खेल को समझकर उसमें माहिर हो जाएं, नहीं तो वो लोग जो इसे समझते हैं वे आपको अपनी शतरंज की बिसात पर बस एक मोहरा बना लेंगे। तो आज हमारा लक्ष्य है इस रिव्यू के आईने में देखना कि किताब के मुख्य विचार क्या हैं, कुछ खास नियम क्या कहते हैं और हाँ, रिव्यू के अनुसार उनके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। चलिए इस समीक्षा की परतें खोलते हैं। तो रिव्यू की शुरुआत इस बात से होती है कि ये किताब सिर्फ सत्ता के दांवपेच की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये दावा करती है कि मानव स्वभाव की गहरी और कभी-कभी थोड़ी असुविधाजनक सच्चाइयों को उजागर करती है। लोग असल में कैसे सोचते हैं, उनके असली इरादे क्या होते हैं और वे दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं, या रिव्यू के शब्दों में कहूँ तो कैसे मैनिपुलेट करते हैं। 48 नियम और हर नियम के साथ इतिहास से जुड़ी कहानियां हैं। सिकंदर महान, माकियावेली, क्लियोपेट्रा, जो इन नियमों को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि असलियत में काम करते हुए दिखाती हैं। जी, और यह बात दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि रिव्यू इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये किताब कोरी एकेडमिक चर्चा नहीं है। ये असल जिंदगी के लिए एक तरह का प्लेबुक या गाइड होने का दावा करती है। रिव्यू बताता है कि चाहे आप कॉर्पोरेट जगत की सीढ़ियां चढ़ रहे हों या पॉलिटिक्स के गलियारों में हों, अपने व्यक्तिगत रिश्तों को समझ रहे हों या बस समाज में अपनी जगह बना रहे हों, ये किताब उन अदृश्य शक्ति समीकरणों को समझने में मदद करने का वादा करती है जो हर जगह मौजूद हैं। ये उन धागों को पकड़ने की कोशिश करती है जिनसे सत्ता का ताना बाना बुना जाता है, जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल। और रिव्यू कुछ खास नियमों का जिक्र करता है जो इस नजरिए को पुख्ता करते हैं। जैसे पहला ही नियम है, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने बॉस या सीनियर से ज्यादा चमकने की, ज्यादा काबिल दिखने की कोशिश कभी ना करें। सुनने में ये आज के माहौल के थोड़ा अजीब लगता है ना, जहां अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने पर इतना जोर है। रिव्यू इसे कैसे देखता है? क्या ये आज भी प्रासंगिक है? हाँ, बिल्कुल। और रिव्यू शायद इसीलिए इसे चुनता है क्योंकि ये सत्ता के मनोविज्ञान की एक बहुत पुरानी और गहरी परत खोलता है। ये उस असुरक्षा की तरफ इशारा करता है जो अक्सर सत्ता में बैठे लोगों में होती है। रिव्यू का विश्लेषण यह है कि अगर आपका बॉस या लीडर वो असुरक्षित महसूस करता है तो आपकी ज्यादा काबिलियत या लोकप्रियता उसे खतरे की तरह लग सकती है और नतीजा आपकी तरक्की रोक सकती है, आपको साइडलाइन किया जा सकता है। ये दिखाता है कि सत्ता का खेल हमेशा योग्यता या मेहनत पर आधारित नहीं होता। इसमें मानवीय भावनाएं, ईर्ष्या और असुरक्षा का भी बड़ा हाथ होता है। ये उस कड़वी सच्चाई का उदाहरण है जिसका जिक्र रिव्यू की शुरुआत में था। शक्ति के नियम हमेशा तर्कसंगत या न्यायपूर्ण नहीं होते। ये वाकई एक अलग नजरिया है, सोचने वाला। फिर रिव्यू एक और दिलचस्प जोड़ी का जिक्र करता है। तीसरा नियम, कंसील योर इंटेंशंस, अपनी असली योजनाएं हमेशा छुपा कर रखें। और फिर छठा नियम, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचें, चाहे वजह अच्छी हो या बुरी। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? एक तरफ पर्दा, दूसरी तरफ स्पॉटलाइट। क्या रिव्यू इसमें कोई विरोधाभास नहीं देखता? हाँ, देखने में विरोधाभासी लगते हैं, पर रिव्यू इन्हें शायद शक्ति हासिल करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के दो जरूरी हिस्सों की तरह देखता है। कंसील योर इंटेंशंस इस क्लासिक विचार पर आधारित है कि जानकारी ही शक्ति है। अगर कोई नहीं जानता कि आप असल में क्या करना चाहते हैं तो आप हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, आपको पहल करने का मौका मिलता है और आप दूसरों की प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट इस सच्चाई को उजागर करता है कि आज की दुनिया में गुमनामी अक्सर शक्तिहीनता के बराबर होती है। रिव्यू का तर्क ये लगता है कि अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करेंगे तो आपकी योग्यता या आपके इरादे मायने ही नहीं रखते। इसलिए लगातार चर्चा में बने रहना जरूरी है, चाहे इसके लिए आपको थोड़ा ड्रामा या विवाद ही क्यों ना पैदा करना पड़े। तो रणनीति ये बनती है कि आप दिखें, आप चर्चा में रहें, लेकिन आपके असली पत्ते हमेशा छिपे रहें। ये एक तरह का कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस है। अच्छा,
समझ गई। मतलब एक नकाब पहनकर स्पॉटलाइट में खड़े होना, ये काफी जटिल लगता है। लेकिन रिव्यू यही नहीं रुकता। ये कुछ ऐसे नियमों पर भी रोशनी डालता है जो न सिर्फ जटिल बल्कि काफी कठोर और निर्मम लगते हैं। जैसे 15वां नियम, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें, क्योंकि अगर उसमें जरा भी जान बची तो वो बदला लेने जरूर लौटेगा। और फिर 33वां नियम, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की दुखती रग, उसकी कमजोरी का पता लगाएं और जरूरत पड़ने पर उसे दबाकर अपना काम निकलवाएं। रिव्यू इन नियमों को कैसे पेश करता है? क्या ये इन्हें महज दुनिया की सच्चाई बताकर छोड़ देता है? ये नियम निश्चित रूप से किताब के सबसे विवादास्पद हिस्से हैं और रिव्यू भी इन्हें इसी तरह देखता है। बिल्कुल। यहीं पर नैतिकता और प्रभावशीलता के बीच का जो द्वंद्व है वो सबसे तीखा हो जाता है। रिव्यू इन नियमों को शायद उस कठोर यथार्थवाद, रियल पॉलिटिक जिसे कहते हैं, उसके उदाहरण के तौर पर पेश करता है, जो सत्ता के गलियारों में अक्सर देखने को मिलता है, भले ही हम उसे स्वीकार न करना चाहें। दुश्मन को कुचलने का नियम उस गहरे डर से उपजा है कि अधूरा छोड़ा गया खतरा कल ज्यादा बड़ा बन सकता है। ये भविष्य की सुरक्षा के लिए आज की निर्ममता को जरूरी बताता है। और दुखती रग ढूंढना, वो इस विचार पर आधारित है कि हर इंसान किसी न किसी चीज से प्रेरित होता है या डरता है, चाहे वो लालच हो, डर हो, प्यार हो या नफरत। रिव्यू इन नियमों को शायद इसीलिए उजागर करता है ताकि पाठक समझ सकें कि शक्ति का खेल कितना निर्मम हो सकता है और कुछ लोग सत्ता पाने या बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सवाल ये उठता है, और रिव्यू भी शायद यही सवाल पाठक के मन में छोड़ता है, कि क्या लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण है कि साधन कोई भी हो चलेगा? ये वास्तव में सोचने पर मजबूर करता है कि सीमा कहाँ है। तो फिर इन सब विवादास्पद और नैतिक रूप से संदिग्ध नियमों के बावजूद रिव्यूअर्स किताब के फायदे क्या गिनाता है? रिव्यू में कहा गया है कि ये आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती है। बिल्कुल, ये लोगों के छिपे हुए इरादों को पहचानने में मदद कर सकती है, खासकर उन स्थितियों में जहां ऊपरी तौर पे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा हो। और ये भी कि बिजनेस, लीडरशिप या राजनीति में आगे बढ़ने वालों के लिए ये खास तौर पर उपयोगी हो सकती है। क्या रिव्यू इन फायदों को थोड़ा और खोलता है? हाँ, रिव्यू इन फायदों पर काफी जोर देता है। सबसे बड़ा फायदा, जैसा रिव्यू बताता है, वो है जागरूकता, अवेयरनेस। ये समझना कि शक्ति की चालें कैसे चली जाती हैं, लोगों के व्यवहार के पीछे असल मंशा क्या हो सकती है, दुनिया असल में कैसे काम करती है, ये ज्ञान अपने आप में एक बड़ी शक्ति है। रिव्यू का तर्क ये लगता है कि अगर आप इन नियमों को जानते हैं तो आप कम से कम दूसरों के हाथों मैनिपुलेट होने से बच सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कब कोई आपकी चापलूसी कर रहा है, कब कोई आपको अपनी असुरक्षा का शिकार बना रहा है, या कब कोई आपके खिलाफ कोई चाल चल रहा है। तो ये किताब सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा करने के लिए भी जरूरी हो सकती है। ये आपको खेल के मैदान में एक अनजान दर्शक से एक जागरूक खिलाड़ी बना सकती है, भले ही आप खुद उन कठोर नियमों का इस्तेमाल ना करना चाहें। एक शील्ड की तरह। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, जी, है ना? रिव्यू निश्चित रूप से कमियों और खतरों का भी जिक्र करता है। साफ तौर पर कहा गया है कि ये नियम हर किसी पर हर हाल में लागू नहीं होते हैं। कई नियम बहुत ज्यादा कठोर हैं, अमानवीय लगते हैं। और एक बड़ी चेतावनी जो रिव्यू देता है, अगर आपने इन नियमों का गलत इस्तेमाल किया या बिना सोचे समझे, बिना कॉन्टेक्स्ट के अपनाया, तो लोग आपसे नफरत करने लगेंगे, आप समाज में अकेले पड़ सकते हैं, आपके रिश्ते तबाह हो सकते हैं। रिव्यू इस चेतावनी को कितना गंभीर मानता है? रिव्यू इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से लेता है। ये महज एक फुटनोट नहीं, बल्कि एक केंद्रीय चेतावनी लगती है। रिव्यू ये समझाने की कोशिश करता है कि इन नियमों को, खासकर जो नैतिक रूप से संदिग्ध नियम हैं, उन्हें आंख बंद करके अपनाना वो आत्मघाती हो सकता है। ये सच है कि ये आपको शॉर्ट टर्म में कुछ सफलता दिला सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में ये आपके भरोसे, आपकी प्रतिष्ठा और आपके रिश्तों को नष्ट कर सकते हैं। विश्वास बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन इन नियमों का एक निर्मम प्रयोग उसे पल भर में तोड़ सकता है। रिव्यू ये भी इशारा करता है कि लगातार दूसरों की कमजोरियां ढूंढना या अपने इरादे छुपाना आपको एक संदिग्ध और अकेला इंसान बना सकता है। तो ज्ञान शक्ति है, ये रिव्यू मानता है, लेकिन बिना विवेक और नैतिकता के ये शक्ति विनाशकारी साबित हो सकती है, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद आपके लिए भी। रिव्यू शायद ये कहना चाहता है कि इन नियमों को जानना और इन्हें जीना
ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। तो सब कुछ मिलाकर रिव्यू का अंतिम निष्कर्ष क्या है? एक तरफ कठोर नियम, नैतिक सवाल और दूसरी तरफ जागरूकता और दुनिया की समझ। रिव्यू इसे उन लोगों के लिए मस्ट रीड बताता है जो सत्ता, राजनीति, बिजनेस या सार्वजनिक जीवन में सफल होना चाहते हैं या इन ताकतों को गहराई से समझना चाहते हैं। ये कहता है कि किताब आपको शक्ति के खेल की असलियत सिखाती है, लेकिन साथ ही ये दो धारी तलवार वाली चेतावनी भी दोहराता है। इसे समझदारी से अपनाएं, वरना ये आपको ही काट सकती है। और फिर रिव्यू इसे 4.55 की रेटिंग देता है। ये रेटिंग इतनी सारी चेतावनियों के बाद थोड़ी चौंकाती है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? रिव्यू असल में क्या कहना चाह रहा है? हाँ, ये 4.5 की रेटिंग वाकई दिलचस्प है और इसे समझने के लिए हमें रिव्यू के पूरे विश्लेषण को देखना होगा। ये उच्च रेटिंग शायद किताब की प्रभावशालिता को दर्शाती है। इस बात को कि यह किताब शक्ति की गतिशीलता, मानव स्वभाव के स्याह पहलुओं और दुनिया के काम करने के तरीकों को कितनी बेबाकी और स्पष्टता से उजागर करती है, भले ही वो तस्वीर असुविधाजनक हो। रिव्यू शायद ये कह रहा है कि किताब अपने घोषित लक्ष्य में बेहद सफल है, यानी शक्ति के नियमों को खोल कर रख देने में। रेटिंग शायद किताब की वर्णनात्मक शक्ति के लिए है, उसकी डिस्क्रिप्टिव पावर के लिए, ना कि उसके निर्देशात्मक मूल्यों यानी प्रिस्क्रिप्टिव मोरालिटी के समर्थन में। रिव्यू ये नहीं कह रहा कि ये नियम अच्छे हैं या इन्हें अपनाना चाहिए, बल्कि ये कि ये नियम मौजूद हैं, इस्तेमाल होते हैं और इन्हें जानना जरूरी है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि यह किताब एक शक्तिशाली, ज्ञानवर्धक लेकिन खतरनाक औजार है। पाठक को खुद तय करना है कि वे इस औजार का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सिर्फ दुनिया को समझने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, या फिर खुद सत्ता के खेल में आगे बढ़ने के लिए, चाहे उसकी नैतिक कीमत कुछ भी हो। रिव्यू पाठक को सोचने पर मजबूर करता है, कोई रेडीमेड जवाब नहीं देता। तो ये थी रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर पर आधारित हिंदी रिव्यू की हमारी गहन पड़ताल। हमने देखा कि रिव्यू के अनुसार शक्ति की प्रकृति क्या है, कुछ प्रमुख और विवादास्पद नियमों के पीछे का तर्क क्या हो सकता है, और इस ज्ञान के संभावित लाभ और गंभीर खतरे क्या हैं। हाँ, और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आकर रुकती है, जो शायद रिव्यू भी उठा रहा है। क्या सिर्फ इन नियमों के बारे में जान लेना ही काफी है? या एक बार जब आप सत्ता के इन स्याह गलियारों से वाकिफ हो जाते हैं, तो क्या मुश्किल या प्रतिस्पर्धी हालात में इन्हें आजमाने का प्रलोभन हमेशा बना नहीं रहता? क्या ये ज्ञान आपको हमेशा के लिए बदल देता है, चाहे आप चाहें या न चाहें? ज्ञान का ये बोझ अपने साथ एक नैतिक जिम्मेदारी और शायद एक स्थायी प्रलोभन दोनों लेकर आता है। और रिव्यू उसकी पुष्टि करता प्रतीत होता है। वास्तव में मानव स्वभाव और सामाजिक संरचना में इतने गहरे रचे बसे हैं, तो क्या इनसे पूरी तरह अछूता रहना संभव भी है? या फिर हम सब जाने या अनजाने में किसी ना किसी रूप में इन शक्ति के खेलों में हमेशा शामिल रहते हैं, कभी मोहरे बनकर, कभी खिलाड़ी बनकर? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।